हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम 2026 के लिए इसमें आज हम लोग प्राचीन इतिहास में गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल को देखने वाले हैं। ये जो कि घटना चक्र के पीवाईक्यू है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसके पहले हम लोगों ने मौर्य काल और मौर्योत्तर काल को देख लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि प्रशस्ति का अर्थ क्या है। प्रशस्ति का अर्थ बताना है। तो राजा की स्तुति ये जो कि प्रशस्ति का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया भाषण या ग्रंथ ही जो कि ये प्रशस्ति कहलाता है। प्रशस्ति वंश के विषय में जानकारी देता है। इनका प्रयोग राजा या प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रशंसा में भी करवाया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में विहार बनाने की अनुमति दी थी। ये समुद्रगुप्त के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका यानी कि सीलोन नरेश मेघवर्ण या मेघवर्मन था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूतमंडल भेजा था। गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में लंका के बोधु भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो इसमें दिया गया है, पहला है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए हैं, जो कि सही है। पहला वाला कथन क्या है, सही है। फिर उसके बाद दूसरे वाले कथन में कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी के वंश के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था, जो कि ये गलत है। तो इसमें पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है, गलत है। इसमें आपको सत्य कथन बताना था। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें पहला वाला कथन क्या था, सही था। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शक्रादित्य, जिसे हम गुप्त शासक कुमार गुप्त के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा किया गया था, यानी कि कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी तथा दोनों ही बौद्ध विश्वविद्यालय पाल वंश के शासनकाल में काफी विकसित हुआ। फिर उसके बाद आता है कि दूसरी ओर इन दोनों को 1193 ईस्वी के आसपास तुर्क आक्रांता मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा विनिष्ट किया गया था, न कि तत्कालीन खिलजी वंश के द्वारा। ये किसके द्वारा नष्ट किया गया था, ये बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। लेकिन उस कथन में क्या था, तो खिलजी वंश से संबंधित था। तो इसलिए दूसरा वाला कथन क्या था, असत्य था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था, तो अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था, अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पुष्यमित्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा हुआ। अपने पिता के शासनकाल में वह विदिशा का उपराजा था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत निर्बल व विलासी था। अपने शासन के अंतिम दिनों में वह अमात्य यानी कि वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार डाला गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है। ये गुप्त काल का ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, गुप्त युग का। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी विधि गुप्तकालीन है। जिनकी विधि क्या है, गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुप्तकाल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था, तो ये संधि विग्रहिक मंत्री होता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महासंधि विग्रहिक गुप्तकाल में एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, जो युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था, तो ये कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, कुमार गुप्त प्रथम। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अश्वमेध प्रकार के सिक्कों का मुख्य भाग पर यज्ञ यूप में बधे हुए घोड़े की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर श्री अश्वमेध महेंद्र मुद्रा लिखा है। परंतु अपनी किस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में कुमारगुप्त प्रथम ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया था, यह ज्ञात नहीं है। कि यद्यपि वाराणसी के दक्षिण पूर्व में स्थित नगवा नामक ग्राम से प्राप्त एक पाषाण निर्मित अश्व पर चंद्रुग अंकित है। अश्व पर क्या है? तो अश्व पर चंद्रुग अंकित है, जो कि रत्नाकर ने इसकी साम्यता चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की है तथा बताया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया था। परंतु इस मत का समर्थन किसी अन्य साक्ष्य से नहीं प्रमाणित होता है और न ही इस पर शोध कार्य जारी है। अतः इस विषय में हम यह निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो पट्टवाय श्रेणी ये जो कि कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था, जिनका नाम दसपुर भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख में विक्रम संवत 529 से ईस्वी या 473 ईस्वी की तिथि दी गई है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने किया है। वह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। मंदसौर के लेख में पटवाय श्रेणी यानी कि रेशमी सूत बुनने वाले की समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किन स्रोतों में महिरकुल की एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई है? ये चीनी को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, चीनी। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद हूण नेता तोरमार तथा उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी महिरकुल ने गंगा घाटी पर पुनः अधिकार कर लिया। महिरकुल अत्यंत क्रूर और अत्याचारी शासक हुआ। चीनी यात्री सुंगयुंग तथा ह्वेनसांग ने महिरकुल को शैतानी शासक बताते हुए बौद्ध विरोधी बताया है। गौरतलब है कि ग्वालियर के लेख से इसे महान पराक्रमी तथा पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि असवपाई दृश्य से निम्नलिखित में से किस कला के चित्र पाए गए हैं? तो असवपाई दृश्य निम्नलिखित में से किस कला के चित्र पाए गए हैं? ये मथुरा कला के, मथुरा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मथुरा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मथुरा कला में आसवपाई दृश्य चित्रित पाए गए हैं। मथुरा कला की मूर्ति के प्रथम दर्शन और उसकी पहचान सन 1836 में हुई है। आजकल यह कोलकाता के संग्रहालय में है। यह आसवपाई का दृश्य है। एफ एस ग्राउज ने सन 1832 में पाली खेड़ा नामक स्थान से यहाँ की दूसरी महत्वपूर्ण प्रतिमा आसवपाई कुबेर को प्राप्त किया है। कुबेर की आसवपाई पान गोष्ठी की मूर्ति मथुरा पे पाली खेरा नरौली एवं महोली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नरौली और महोली से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा धीराजी की उपाधि दी गई है? तो राजा धीराजिस की उपाधि ये चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा में लेख में दिया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख में दिया गया है राजा धीराज की उपाधि। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उदयगिरी गुहालेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा धीराजर्षि की उपाधि दी गई है। यह अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रह वीरसेन शैव का है। उदयगिरी का दूसरा गुहालेख चंद्रगुप्त के ससनिक महाराजा कहा है, जो कि मालवा का गवर्नर था। चंद्रगुप्त के अन्य नाम इसमें देवगुप्त, देवराज, देवश्री भी मिलता है। इसकी अन्य उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, सहनसाक इत्यादि इसकी जो कि क्या है उपाधियां हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का कला और साहित्य के प्रति अगाध प्रेम था। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, छप्पड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल, भट्ट, घटकर्प, बरामहीर, वरुचि जैसे विद्वान थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है
कि दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय से। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचलित करवाया गया था? ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्वर्ण सिक्के अश्वमेध प्रकार के चलवाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासकों में समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के के पूरे भाग पर यज्ञ का घोड़ा तथा यूप का अंकन है। पृष्ठ भाग पर राज महिषी दत्त देवी की आकृति अंकित है। इस पर समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेध पराक्रम अंकित है। यही एकमात्र प्रकार का सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त का अंकन नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आता है कि समुद्रगुप्त के अन्य स्वर्ण सिक्कों में गरुड़, धनुर्धारी, परशुधारी, व्याघ्रहीनता तथा बीड़ा वादन प्रकार के सिक्के हैं। वहीं कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा चलाई गई मुद्राएं खड़गधारी, गजारोही, अप्रतिघात, कार्तिकेय तथा अश्वमेध प्रकार के सिक्के हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? इसमें सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। किसका? सूर्य देवता का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त काल के दौरान लोकरका लोकार्क के रूप में सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। अभिलेखों में सूर्य देवता विभिन्न नाम से मिलते हैं जैसे भास्कर, आदित्य, वरुण स्वामी, मार्तंड इत्यादि हैं। मंदसौर शिलालेख के प्रारंभिक श्लोक में सूर्य की उपासना की गई है। इसी तरह स्कंदगुप्त के काल के दौरान ताम्रलेख सूर्य पूजा से प्रारंभ होता है। इंदौर ताम्रलेख में ही दो क्षत्रियों के द्वारा अंतर्वेदी गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र एक सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 की किस वंश के शासकों के द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? तो ये सातवाहन शासक। सातवाहन शासक ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है सातवाहन वंश के शासकों को अभिलेख में भूदान तथा ग्रामदान दिए जाने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। भारत में भूमिदान का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य सातवाहन शासकों के समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में मिलता है, जब महाराष्ट्र क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ के समय उपहार स्वरूप पुरोहितों को एक गांव दान में दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया था। ये सातवाहन। सातवाहन ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा सातवाहन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 की गुप्तकाल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? ये नचना कुठार मंदिर में। नचना कुठार मंदिर में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्तकाल के मंदिर नचना कुठार में शिव पार्वती के मंदिर के साथ साथ ऐसे भी मंदिर हैं जिसमें संगीत वाद्यों के साथ मूर्ति उकेरी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि कांचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? तो ये मुद्रा है। मुद्रा है ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा मुद्रा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति के आरंभ में 8 श्लोक प्राप्त हुए हैं जिसमें से कुछ खंडित अवस्था में है। चतुर्थ श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण सुरक्षित है। समुद्रगुप्त के अन्य भाइयों ने उसके निर्वाचन का विरोध किया है तथा समुद्रगुप्त को उनके साथ उत्तराधिकार का एक युद्ध लड़ना पड़ा। इसे विद्रोह का नेतृत्व कांच नामक उसके भाई ने किया था। कांच नामधारी कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। इनके मुख भाग पर राजा की आकृति तथा मुद्रा लेख कांच पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों के द्वारा स्वर्ग को जीतता है उत्कीर्ण किया गया है तथा पृष्ठ भाग पर सर्वराजो छेता विरुद्ध अंकित है। सर्वराजो छेता विरुद्ध अंकित है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त संवत 61 का मथुरा लेख चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि 375 से 415 ईस्वी के संबंधित है। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली लेख के अनुसार उसमें विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है
कि गुप्त युगीन ब्राह्मणी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली हैं। तो कहाँ से? दर्जनपुर से। दर्जनपुर से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दुर्जनपुर से। दुर्जनपुर इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बेसनगर या विदिशा के पास स्थित दुर्जनपुर नामक स्थान से 3 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी चरण चोटियों पर गुप्तकालीन ब्राह्मणी लिपि में 3 लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसमें महाराजा धीराज रामगुप्त नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि गुप्तकालीन ब्राह्मणी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई हैं? ये दुर्जनपुर से। दुर्जनपुर से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा दुर्जनपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि पूना ताम्र लेख संबंधित है, तो ये प्रभावती गुप्ता से। प्रभावती गुप्ता से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा प्रभावती गुप्ता से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पूना ताम्र लेख का संबंध प्रभावती गुप्ता से है। यह अभिलेख वाटाकक वंश के इतिहास की जानकारी हेतु एक महत्वपूर्ण लेख माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान से किया जाता है? तो ये उत्तरी कोंकण से। उत्तरी कोंकण से ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उत्तरी कोंकण से। फिर उसके बाद आता है सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण उत्तरी कोंकण से किया जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक है। इस वंश के शासक की राजधानी प्रतिष्ठान थी। तो इस वंश के यानी कि सातवाहन की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो ये श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईसा में महाराजा श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 334 ईस्वी तक शासन किया था। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि लिच्छवियों का सहयोग व समर्थक प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दैहित्र यानी कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। वायु पुराण में और नारद स्मृति में गुप्त युगीन की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि गुप्त शासकों में से किसे लिच्छवी दैहित्र कहा गया है? ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? ये चंद्रगुप्त फर्स्ट था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। अपनी महत्ता सूचित करने के लिए उसने अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण किया था। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि गुप्त वंश जो कि 319 ईस्वी को शुरू करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। गुप्त संवत एवं शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। फिर उसके बाद आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के के मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी की आकृतियां उनके नामों के साथ अंकित किया गया है और पृष्ठ भाग पर सिंहवाहिनी देवी के साथ साथ मुद्रा लेख लिच्छवायह उत्कीर्ण करवाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था, ये जो कि 319 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने पूर्व शासक श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त के द्वारा कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किया था? ये चंद्रगुप्त फर्स्ट था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता उसके दरबारी कवि कौन है? तो हरसेन है। हरसेन है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा हरसेन। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त जो कि ये 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया था, इसके बारे में सूचना प्रदान करता है कि स्तंभ पर समुद्रगुप्त की महा संधि विग्रहिक
हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये हरसेड़ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा हरसेड़। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरसेड़ है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा हरसेड़। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरसेड़ है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो हरसेड़ है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रयाग प्रशस्ति का कोटूर स्थान अधोलिखित किस स्थान से संकृत किया गया है? तो ये उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के महा संधि विग्रहिक हरसेड़ के द्वारा किया गया है। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में उनके जीवन एवं विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति उन कट्टूर की पहचान उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर नामक स्थान से किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है पुड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान के समीकृत किया जाता है? तो ये उत्तरी बंगाल। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम जो कि ये 415 से 455 ईस्वी के शासक था। इस समय उत्तरी बंगाल में पुड्रवर्धन नामक गुप्तों का एक प्रदेश था। आधुनिक बांग्लादेश के दीनाजपुर जिले में स्थित दामोदरपुर से उसका ताम्र पत्र मिलता है। इसमें इस प्रांत मुक्ति को उल्लेख किया गया है या सॉरी भुक्ति को उल्लेख किया गया है। लगभग एक सदी तक यहाँ प्रांत गुप्त साम्राज्य के अभिन्न अंग बना रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश का महान शासक था वह कभी भी पराजित नहीं हुआ था। उसकी वीरता को देख करके विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांड या विक्रमादित्य कहा जाता है। इनकी माता का नाम दत्त देवी है। इस काल गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है कुमारगुप्त जो कि चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र था। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। हूड़ों पर स्कंद गुप्त की सफलता का विवरण इसके जूनागढ़ अभिलेख तथा भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में नेपोलियन किसकी उपाधि है? ये समुद्रगुप्त की उपाधि है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? ये बी ए स्मिथ के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा बी ए स्मिथ। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? ये समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त यानी कि 335 से 375 ईस्वी तक शासक बना। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त की मुद्राएं उसके जीवन एवं कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती है। उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वह एक कुशल संगीतज्ञ भी था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रमांक पराक्रमांक जैसे विरुद्ध उसके गौरवमय जीवन का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करता है। फिर उसके बाद आता है कि समुद्रगुप्त कवि संगीतज्ञ तथा विदा विद्या का संरक्षक था। उसने कविराज की उपाधि धारण किया था। तो कविराज की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था? ये समुद्रगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपाधि धर्म प्रचार बंधु का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु
वसुबंधु को संरक्षण दिया था। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो कांची का राजा ये विष्णुगोपा था। विष्णुगोप, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, विष्णुगोप। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगोपा था। विष्णुगोपा संभवतः पल्लव वंशीय राजा था। कांची मद्रास में स्थित कांचीवरम है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया, जिसमें कांची का विष्णुगोपा भी शामिल है। समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय का राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा प्रदान की है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? तो विष्णुगोपा था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, विष्णुगोपा या गोप। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो विष्णुगोप था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था वह कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन है? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसे विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी तथा उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है इसका उत्तर विकल्प डी माना है, लेकिन इसका फिर उसके बाद संशोधित करके विकल्प बी माना है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गया और नालंदा से प्राप्त 2 ताम्र पर क्रमशः गुप्त संवत यानी कि 9 तथा 5वीं तिथि की अंकन किया गया है। इसमें समुद्रगुप्त का नाम तथा उसकी कुछ उपलब्धियां उल्लिखित है। इसमें समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है, किंतु इन लेखों में भाषा तथा व्याकरण संबंधित अनेक अशुद्धियां हैं और तिथि भी भ्रमक है। अतः फ्लिंट, डीसी सरकार आदि विद्वानों ने इन दोनों ही ताम्र को जाली घोषित किया है। दोनों ताम्र को क्या घोषित किया है? जाली ताम्रपत्र या नकली। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से किस राजा को देवराज के नाम से जाना जाता है? तो ये विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य एक अन्य नाम देवगुप्त भी मिलता है। इसका प्रमाण साची एवं वाकाटक अभिलेखों से प्राप्त होता है। इसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि किस गुप्त राजा को देवगुप्त कहा गया है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से किस शासक एक अन्य नाम देवराज भी है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? ये शकों के उन्मूलन के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त करके पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया। इसने अपनी इस उपलब्धि के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त की एक अन्य उपाधि सकारी भी कहा जाता है। इसे इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाया था। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक अन्य नामदेव भी मिलता है। उसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि कहा जाता है। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि जो कि इसकी प्रसिद्ध उपाधियां हैं। फिर उसके बाद आता है इसका संधि विग्रह एवं सचिव वीरसेन शैव था, जबकि सेनापति आम्रकार्दव बौद्ध था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त शासकों में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था।
इसी प्रकार गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो कौन थे ये? स्कंदगुप्त के द्वारा भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया गया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया गया था। तो इसमें दोनों सही था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किया था? तो ये लिच्छवी राजवंश से। लिच्छवी राजवंश से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, लिच्छवी राजवंश से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लिच्छवी राजवंश से संबंधित स्थापित नहीं किया था। लिच्छवी राजवंश के साथ चंद्रगुप्त प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। उसने उसकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ अपना विवाह किया था। फिर उसके बाद आता है, इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया। उसने एक कन्या प्रभावती गुप्ता से उत्पन्न हुई। वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रदामन द्वितीय से किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया था? ये वाकाटक ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, वाकाटक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? तो ये प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, प्रभावती गुप्ता। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किस वाकाटक राजा ने अनुदान ग्रहियों को चेतावनी दी कि यदि शासक के खिलाफ साजिश रची गई तो उनका अनुदान रद्द कर दिया जा सकता है? ये प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा दिया गया था। प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रवरसेन द्वितीय जो कि वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र था, जिसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता के साथ हुआ था। उसने अनुदान प्राप्त करने वाले को सख्त चेतावनी दी कि यदि शासक के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया तो उसका अनुदान क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि महरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली में महरौली नामक स्थान से महरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान कुतुब मीनार के समीप स्थित है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। उसने भगवान विष्णु के सम्मान में ही उस लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु वाहक गरुड़ का चिन्ह अंकित किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नवरत्नों में शामिल नहीं थे। तो कौन नवरत्न में शामिल नहीं थे? तो नागार्जुन, ये जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता है। इसमें कालिदास शामिल थे, धनवंतरी शामिल थे, बरामहीर शामिल हैं, अमर सिंह है, छपड़क है, शंकु है, बेताल भट्ट है, घटकर पर है, वररुचि जैसे विद्वान इसमें शामिल हैं। ये नवरत्न संभवतः उज्जैन दरबार को सुशोभित करते थे, जो कि विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। उसका जन्म चीन के युआंग नामक स्थान में हुआ था। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि फाहियान मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहता है, जो जहां लोग सुखी एवं समृद्ध थे। फाहियान ने कपिलवस्तु नगर को उजड़ता हुआ पाया है। पाटलिपुत्र यानी कि फाहियान ने पाटलिपुत्र स्थित अशोक के राज महल के बारे में लिखता है कि इसका निर्माण दैत्यों के द्वारा किया गया है। तामलुक के 2 वर्षों तक रह करके फाहियान ने सूत्रों की प्रतिलिपियां तैयार की तथा बौद्ध प्रतिमाओं के चित्रित बनाए। फिर उसके बाद आता है कि फाहियान अछूतों को चंडाल कहता है, जो कि गांवों एवं नगरों के बाहर निवास करते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था?
ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फाहियान। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, तो ये किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम का उल्लेख जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी, ये प्रभावती गुप्ता है। प्रभावती गुप्ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया था। वह विवाह के कुछ ही समय के बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तथा प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका बन गई। तो वाकाटक राज्य की संरक्षिका कौन बनी थी? तो ये प्रभावती गुप्ता बनी थी, क्योंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे। भूमि दान संबंधित उसके अभिलेख, जिनकी लिपि पर गुप्तकालीन प्राच्य शैली का भी प्रभाव है, से पता चलता है कि प्रभावती ने अपने पिता के हित में काम करती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम की। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो कि ये 319 से 335 ईस्वी तक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। इसके राज्यारोहण की तिथि 319 ईस्वी गुप्त संवत आरंभ माना जाता है। मुद्रा साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है कि सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? तो ये इसका राइट आंसर होगा ध्रुव देवी। ध्रुव देवी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ध्रुव देवी थी। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न उसका सबसे बड़ा पुत्र था। उसका गोविंद गुप्त नाम का एक छोटा भाई भी मिलता है, जो कुमारगुप्त के समय बासाड़ यानी कि वैशाली का राज्यपाल था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्न में से किसने सोने के सिक्के के वजन में सबसे अधिक भारी है? ये स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त का सोने का सिक्का सबसे भारी था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्कंदगुप्त के पूर्व के गुप्त शासकों के सिक्के कुषाण शासकों के मानकों के अनुरूप थे। स्कंदगुप्त के समय से हमें गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों में मिलावटी मिलने लगती है, जिससे मुद्रा का वजन बढ़ता गया। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्कों का वजन 144 ग्रेन का था। फिर क्वेश्चन नंबर इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया था। वैन्यगुप्त नामक एक प्रवर्ती गुप्त शासक जो शैव था, वैवर्तकी संघ नामक महायान बौद्ध संस्थान को दान में दिया था। फिर उसके बाद आता है कि मंदसौर के लेख में पटवाई श्रेणी यानी कि रेशमी सूत बुनने वाले की समिति तथा इंदौर के लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ये वत्स भट्टी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, वत्स भट्टी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था, जिसका एक नाम दसपुर भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख में विक्रम संवत 529 की तिथि दी गई है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने किया है। वह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का भी वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? ये भीतरी में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, भीतरी में। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भीतरी स्तंभ लेख जो कि ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसमें पुष्यमित्रों ने और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन किया गया है। हूण जो कि ये मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी, जिसका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जिसमें हूण पराजित हुए। यूएन राय के अनुसार इनका नेता खुशनवीवाज था। इसने ईरान के ससनी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया है। फिर उसके बाद इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि सोमदेव के कथा
सरित्य सागर में उल्लेख मिलता है कि उज्जैनीय के राजा महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने मलेच्छ को जीता था। जूनागढ़ अभिलेख से उसके सुव्यवस्थित शासन एवं गिरनार के पुरपति चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है इंदौर ताम्र पत्रलेख में सूर्य की पूजा तथा सूर्य मंदिर दीपक जलाए जाने के लिए धन दान दिए जाने का विवरण मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है कि हूणों का आक्रमण वर्णित है, ये भीतरी अभिलेख में वर्णित है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है कि हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 72 है कि किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो ये स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त किया था? तो ये स्कंदगुप्त ने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो ये गुप्त वंश के समय में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए थे। यह एकमात्र आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के ईस्वी के अंत में 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हूण ने कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि हूण सरदार महिरकुल को पराजित किया था। ये नरसिंह गुप्त के द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हूण नरेश महिरकुल बड़ा क्रूर एवं अताताई था। वह हिंसांग के विवरण से पता चलता है कि उसने मगध के राजा बलादित्य पर आक्रमण किया और पराजित किया और बंदी बना लिया। वेन्सांग ने जिस बलादित्य का उल्लेख किया है उसके समीकरण के विषय में मतभेद है। संभवतः वह नरसिंह गुप्त यानी कि बलादित्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 76 में। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कुमार गुप्त, ये जो कि कुमार गुप्त की पत्नी का क्या नाम था? कुमार गुप्त प्रथम, ये जो कि महादेवी अनंत देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय महादेवी कुबेर नागा और चंद्रगुप्त प्रथम ये महादेवी कुमार देवी। तो इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा है, बी का पहला और सी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कुमार गुप्त प्रथम जो कि महादेवी अनंत देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय महादेवी कुबेर नागा, चंद्रगुप्त प्रथम महादेवी कुमार देवी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? तो धर्म प्रवर्तक ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, धर्म प्रवर्तक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विशाल गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशीय शासक अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे तथा महाराजाधिराज परम भट्टारकर एकराट परमेश्वर जैसी उपाधि धारण करते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? ये देवगढ़ में है। देवगढ़ में है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा देवगढ़। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर प्राचीन झांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान से यह मंदिर प्राप्त हुआ है। इस मंदिर में गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। मंदिर की दीवारों पर शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु, नर नारायण, गजेंद्र मेच्छ गजेंद्र मोक्ष आदि के सुंदर दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। गर्भगृह के ऊपर पिरामिडनुमा ऊंचा तिहरा शिखर मिलता है। इसके चारों ओर दिशाओं में चैत्याकार कीर्तिमुख यानी कि गवाक्ष तथा उसके ऊपर के बीच में खरबूजिया आकार का विशाल आमलक बना हुआ है। इस प्रकार जहां अन्य मंदिरों की छतें सपाट हैं, वहीं यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि भीतर गांव का मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, ये देवगढ़ के समान भीतरी
गांव का मंदिर भी शिखर युक्त है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में ये तिगवा नामक स्थान पर स्थित है। फिर उसके बाद आता है गुप्तकालीन अन्य मंदिर एरड़ का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर एवं भुमरा का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण का सादृश्य प्रकट हुआ है? ये नचना कुठार का। नचना कुठार में ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सबसे पहले रामायण के दृश्य नचना कुठार से प्राप्त होता है। नचना कुठार से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो ये मथुरा था। कौन सा था? मथुरा केंद्र था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पशुपति संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व दूसरी सदी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने किया था। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। इसका प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुबिस्क यानी कि द्वितीय सती की एक मुद्रा पर मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 3 लेख मथुरा नगर में मिले हैं। पहला लेख ये जो कि मथुरा संग्रहालय संख्या 1931 में गुप्त संवत 61 380 ईस्वी का है। इस शिलालेख में उदिताचार्य द्वारा उपमितेश्वर और कपिलेश्वर नामक शिव प्रतिमाओं का प्रतिष्ठापन का वर्णन किया गया है। खंभे पर ऊपर त्रिशूल तथा नीचे दंडधारी रुद्र यानी कि लकुलिस की मूर्ति है। चंद्रगुप्त के शासनकाल के उपलब्ध लेखों में यह लेख सबसे प्राचीन है। इससे तत्कालीन मथुरा में शैव धर्म होने की पुष्टि हुई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? तो ये बाणभट्ट की कादम्बरी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बाणभट्ट की कादम्बरी। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कादम्बरी बाणभट्ट की कृति है। इसमें अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, अतः इसका ऐतिहासिक महत्व का नगण्य माना गया है। फिर इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि कालिदास का मालविका अग्निमित्र जो कि 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना मिलती है। कल्हड़ की राजतरंगड़ी से आदिकाल से लेकर के 1151 ईस्वी के आरंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का कालानुक्रम दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 82 है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये एरड़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, एरड़ अभिलेख से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरड़ से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। इसमें गोप राजा नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 है इस सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख वाला अभिलेख कौन सा है? तो ये एरड़ अभिलेख है। तो सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो ये एरड़ है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? तो ये याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, याज्ञवल्क्य स्मृति में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, जबकि गुप्तोत्तर काल की ओसनम स्मृति में एक जाति के रूप उल्लेख मिल रहा है। फिर उसके बाद इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण यानी कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को विराट पुरुष के 4 भिन्न अंगों से उत्पन्न कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता में शैव वर्ण का मुख्य उद्यम कृषि तथा पशुपालन बताया गया है। फिर उसके बाद आता है कि सर्वप्रथम पराशर स्मृति में कृषि को ब्राह्मण वर्ण की वृत्ति निरुक्ति किया गया है। सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जाबालो आश्रम में चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है जाबालो उपनिषद में सबसे पहले। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये ओसनम स्मृति में। ओसनम स्मृति में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से किन शाही अफसरों के जिम्मे यात्रियों के जान माल की सुरक्षा का कार्यभार था? तो ये राजभाट का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, राजभाट का। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजभाट शाही अधिकारियों का प्रमुख कार्य मार्ग
में यात्रियों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने, उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता करना, इनके द्वारा यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करके शासक के प्रति विश्वास बढ़ाना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? ये गुप्त युग को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, गुप्त युग को। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त सम्राट के शासनकाल में सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है तथा हिंदू संस्कृत अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। गुप्त काल की चहुमुखी प्रगति को देख ध्यान में रख करके ही इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्ण युग कहा है। इसी काल को क्लासिकल युग भी अथवा भारत का पेरिक्लीज युग भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि समुद्रगुप्त का आदर्श संपूर्ण पृथ्वी को बांधना था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय का आदर्श कृतसन्न पृथ्वी जय यानी कि समस्त पृथ्वी को जीतना था। फिर उसके बाद आता है कि इस युग की कला में अधोपांत आध्यात्मिकता, शालीनता तथा भारतीयता दिखाई देती है। फिर उसके बाद आता है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 गुप्तकाल को क्लासिकल युग क्यों कहते हैं? क्योंकि कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण क्लासिकल युग कहा जाता है गुप्तकाल को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि गुप्तकाल में अजंता की कौन सी गुफा निर्मित हुई थी? तो ये गुफा संख्या 16 और 17 गुफा संख्या 16 और 17 निर्मित हुआ था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अजंता की गुफा 16 एवं गुफा संख्या 17 का संबंध गुप्तकाल से है। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं तथा 10वीं गुफा के स्तंभों पर अंकित चित्र एवं 16वीं 17वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन की हैं। अजंता की गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन्न राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर एवं आकर्षक है। 17वीं गुफा के चित्र विधि विविध प्रकार के हैं। इसमें चित्रशाला कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? इसे चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है कि जातक कथाएं सबसे अधिक 17वीं गुफा में चित्रित की गई है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व की, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व की। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। प्रारंभ में अजंता में 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु वर्तमान में केवल 6 गुफाओं, पहला, दूसरा, 9वां, 10वां और 16वां 17 के चित्र ही शेष हैं। इसमें 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली एवं दूसरी गुफा के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। फिर इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि 16वीं 17वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन की हैं। अजंता के गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन्न राजकुमारी नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर एवं आकर्षक है। जातक कथाएं सबसे अधिक 17वीं गुफा में चित्रित की गई हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में अजंता के किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित किया गया है? तो ये 16वीं गुफा में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, गुफा संख्या 16 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है कि किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? ये गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, गुप्त काल में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्तकालीन वास्तुकला की सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर हैं। वास्तुतः मंदिर के अवशेष हमें इसी काल से मिलने लगते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना की आकृति उत्कीर्ण मिलती है, जो गुप्त काल में अपनी विशेषता है। फिर उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि इसके द्वारा अलंकरण के संबंध में वरामहीर का मत है कि द्वार शाखा के चौथाई भाग में प्रतिहारी द्वारपाल तथा शेष में मंगल विहग श्री वृक्ष स्वास्तिक घट मिथुन पत्रवली
आदि का अंकन होना चाहिए। कालिदास ने भी शंख एवं पद्म के अंकन का उल्लेख किया है। इसमें गुप्त काल के अधिकांश मंदिर पाषाण से निर्मित है, केवल भीतर गांव तथा सिरपुर के मंदिर ही ईंटों से बनाए गए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि धमेक स्तूप स्थित है, ये सारनाथ में है धमेक स्तूप। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा सारनाथ। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है कि ढेर या थुहा। इसका प्रारंभिक रूप अर्ध गोलाकार मिलता है। धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। इसका अंतिम निर्णय गुप्त सम्राटों के काल में ही माना जाता है। फिर इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि राजगृह स्थित जरासंघ की बैठक का निर्माण गुप्त सम्राटों के काल में माना जाता है। उदयगिरी पहाड़ी से चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन के प्राप्त लेख से पता चलता है कि उसने यहाँ एक शैव गुहा का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा कालिदास। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। यह गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ कृत रचना है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के मिलन का वर्णन किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में इसमें विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। इसकी चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि बाणभट्ट जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे, जिसने हर्षचरित्र कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है। भास ने स्वप्न वासदत्ता, चारुदत्ता, अरुभंग की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि माल विकाग्नि मित्र के रचयिता कौन है? ये कालिदास है। माल विकाग्नि मित्र के रचयिता कालिदास है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। माल विकाग्नि मित्र के रचयिता कालिदास है। इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रणय का कथा का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो कपिल है सांख्य दर्शन के। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सांख्य दर्शन प्राचीन भारतीय षड्दर्शनों का एक प्रमुख दर्शन है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र एवं तत्व समास नामक ग्रंथों की रचना की है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? ये आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अच्छा, इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि आर्यभट्ट गुप्त कालीन सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ एवं ज्योतिष थे। उन्होंने ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र माना था तथा दशमलव प्रणाली का विकास किया। उन्होंने पाई का मान 3.1416 बताया है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बरामहीर भी गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिष थे। उन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक एवं लघु जातक की रचना की है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 98 में इसमें दिया गया है एहोल प्रशस्त एहोल प्रस्तल लेख। एहोल प्रस्तल लेख ये जो कि पुलकेशिन द्वितीय का है। तो दूसरा सही है जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख ये रुद्रदामन फर्स्ट का है। तो चौथा सही है नासिक गुहा लेख। नासिक गुहा लेख ये किसका है? उसाव दत्त का है। तो पहला सही है। और भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंद गुप्त का है, तीसरा है। तो इसका ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला, डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एहोल प्रस्तर लेखक पुलकेशिन द्वितीय हैं। जूनागढ़ शिलालेख ये रुद्रदामन फर्स्ट हैं। नासिक गुहा लेख ये उसाव दत्त हैं। और भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंद गुप्त हैं। फिर से आता है क्वेश्चन नंबर 99 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें महाभाष्य के पतंजलि हैं, कुमार संभव के कालिदास हैं, अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं और अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा सही है, बी का इसमें पहला सही है, सी का दूसरा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महाभाष्य पतंजलि हैं, कुमार संभव के कालिदास हैं, अष्टाध्यायी के पाणिनि और अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 100 है कि मृच्छकटिकम किसने लिखा है? तो मृच्छकटिकम ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। शूद्रक, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, शूद्रक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। यह गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है। क्वेश्चन नंबर 101 है, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? तो ये राज्य या प्रांत था भुक्ति। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त काल में प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को देश अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में हुआ था, जिसे विषय कहा गया है। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के सापेक्ष में इसमें सबसे ऊपर साम्राज्य होता था, फिर उसके बाद देश या भुक्ति अथवा अवंती या प्रांत होता था, फिर उसके बाद जिला होता था, फिर उसके बाद जिला के बाद क्या होता था? फिर उसके बाद जिला होता था, और जिला के बाद इसमें वीथी यानी कि तहसील होती थी, फिर उसके बाद पेठ यानी कि ग्राम की सबसे बड़ी इकाई होती थी, और सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है कि किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी? ये नारद स्मृति में। नारद स्मृति में, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, नारद स्मृति में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नारद स्मृति गुप्तकालीन एक प्रमुख स्मृति है। इसमें नियोग प्रथा तथा स्त्रियों के विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि मनु स्मृति हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रमाणिक ग्रंथ है। मनु स्मृति में स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, और महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्कर एक कौन था? तो यह शिलाहार राजा थे। शिलाहार राजा थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तो प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक क्या थे? तो ये शिलाहार राजा थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शिलाहार राजा अपरार्कर याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार थे। अन्य टीकाकार इसमें विश्वरूप, विघ्नेश्वर आदि थे। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि मालवा के परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक सियक अथवा श्रीहर्ष था। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में बिंध्य शक्ति नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 104 है कि स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था? ये पर्णदत्त था। पर्णदत्त था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पर्णदत्त। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त प्रशासन में प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। उन्हें उपारिक या गोप्ता या भोगपति तथा राज स्थानीय कहा जाता था। इन शासकों का प्रमुख परामर्शदाता कुमारामात्य तथा सीमांत प्रदेशों के शासक गोप्ता कहे जाते थे कहलाते थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत यानी कि सीमांत प्रदेश में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल यानी कि गोप्ता नियुक्त किया था। किसको? तो पर्णदत्त को। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि मौर्यकाल में सौराष्ट्र की स्थिति अर्ध स्वतंत्र प्रांत की थी। चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त तथा अशोक के समय तुषाक यहाँ का प्रशासक था। फिर उसके बाद आता है कि रुद्रदामन ये जो कि शासक था, इसके जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था तथा अशोक के समय में इसे नहर निकलवाई गई थी। इसका पुनर्निर्माण उसके राज्यपाल सुविशाख के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये पर्णदत्त था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पर्णदत्त। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पद नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऊपरीक। ऊपरीक, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ऊपरीक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में कुमारामात्य का राज्य के उच्च पदाधिकारियों का विशिष्ट वर्ग था। प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसे देश अवनी या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के शासक प्रांतीय राज्यपाल को ऊपरी कहा जाता था। फिर भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में हुआ था, जिसे विषय कहा गया था। इसका प्रधान अधिकारी विषयपति होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है
कि देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो विशाख दत्त के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, विशाख दत्त के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है, इसके इस प्रश्न में दिया गया है कि देवी चंद्रगुप्तम नामक प्रसिद्ध नाटक के रचनाकार विशाख दत्त हैं। इसमें नाटक से गुप्त वंशीय रामगुप्त के विषय में सूचना प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है, गुप्तोत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो सामंतवाद एवं भूमिदान, सामंतवाद एवं भूमिदान, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन सामंतवाद एवं भूमिदान था। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिए गए हैं कि गुप्तोत्तर काल में भूमि दान एवं विभाजन के फलस्वरूप एक नवीन शिक्षित वर्ग कायस्थ का उदय हुआ। सामंतवादी व्यवस्था मूल रूप से सातवाहन कुषाण के काल में प्रारंभ हुई। फिर उसके बाद आता है, गुप्तोत्तर कालीन स्मृतियों में शिल्प और उद्योग शूद्र के लिए आवश्यक व्यवसाय माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है कि गुप्तकाल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? इसको करड़िक कहा जाता था, करड़िक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, करड़िक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्तकाल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले पदाधिकारियों को करड़िक कहा जाता था। यह महाक्षत्रपाली के अधीन होता था। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है कि सौलिक नामक अधिकारी चुंगी वसूल करता था। ध्रुवाधिकरण भूमि संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। समाहर्ता मौर्यकालीन राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, समाहर्ता। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में भूमि मापन की इकाई थी? तो निवर्तन, निवर्तन, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, निवर्तन। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्त काल में भूमि मापन की इकाई निवर्तन, नल, कुलयवाप, द्रोणवाप, आढ़ावाप और पाटक थी। बौधायन ने भूमि मापन से संबंधित निर्वतन शब्द का उल्लेख किया है। बंगाल में भूमि की माप के लिए पाटक शब्द का उल्लेख मिलता है। गुनैधर के लेख में 11 पाटक जमीनों का भी उल्लेख मिलता है। गुप्तकाल में आर्थिक दृष्टि से भूमि के कई प्रकार होते थे, जैसे पहला इसमें क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त भूमि, दूसरा वास्तु यानी कि वास करने योग्य भूमि, तीसरा खिल ज्योति जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे क्या कहते थे? उसे खिल्ल कहते थे। अपृहत यानी कि बिना जोती गई जंगली भूमि, चारागाह यानी कि पशुओं के चारा योग्य भूमि। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111 है कि गुप्तकाल में सार्थवाहक को कहा जाता था तो व्यापारिक कारवा का प्रमुख होता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्तकाल में व्यापारिक कारवा के प्रमुख को सार्थवाहक कहा जाता था। गुप्तकालीन आंतरिक व्यापार श्रेष्ठ सार्थवाहक कुलिक और निगम के माध्यम से संगठित होता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 है कि गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की दर क्या थी? इसमें 24% थी, 24%। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 24% थी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की दर 24% थी। गुप्तोत्तर काल में व्यापार में गिरावट आई। इसी समय अधिक उत्पादन के प्रति लोगों के उत्साह नहीं था, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन का अधिक भाग जमींदार ले लेते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 की गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा में लिया गया है? ये लैटिन भाषा, लैटिन भाषा में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, लैटिन भाषा में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। दिनार लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। रोमन साम्राज्य में स्वर्ण मुद्रा को दिनारियस कहा जाता है। रोमन से ही दिनारियस अरब क्षेत्र में दिनार के रूप में पहुंचना, यानी कि नारद स्मृति में भी दिनार शब्द का उल्लेख मिलता है। भारत में दिनार का प्रचलन कुषाण युग से आरंभ होता है। गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के को प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। इसके सिक्कों के रूपयक यानी कि रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं को ही अनुकरण पर
रजत मुद्राओं का उत्कीर्ण करवाया था? इस फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं चलवाई थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। रूपक सिक्के का प्रचलन में था, तो ये गुप्त शासकों के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये बयाना था, बयाना। ऑप्शन नंबर इसका बी सी वाला राइट आंसर होगा, बयाना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बयाना। तो हम लोगों ने कंप्लीट गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल को देखा है। इसके आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मध्यकाल को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।